किसी जमाने की बात है। वीणापुर नाम के एक गाँव में अनिका और पार्वती नाम की दो जुड़वा बहनें अपनी माँ सरोज और पिता हरि के साथ रहती थीं। अनिका और पार्वती के पिता हरि शहर की एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करते थे। वो कभी कभी ही अपनी दोनों बेटियों से मिलने के लिए आते तो उनके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आते थे। अनिका और पार्वती वैसे तो जुड़वा बहनें थीं, लेकिन रंग रूप में दोनों बिल्कुल ही अलग थीं। अनिका चांद की तरह गोरी थी। उसके गुलाबी गाल और लंबे रेशमी बाल उसकी सुंदरता पर चार चांद लगाते थे। पूरे गांव में अनिका जैसे बाल किसी के भी नहीं थे, परंतु वो स्वभाव में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ पार्वती अपनी बहन की बिल्कुल ही उलट थी। वो बहुत ही काली और गंजी थी। पार्वती के बचपन में बहुत ही लंबे और घने बाल थे, परंतु कुछ साल पहले एक बीमारी के चलते पार्वती के बाल झड़ना शुरू हो गए और 2 साल बाद वो पूरी तरह से गंजी हो गई थी। पार्वती दिल से बहुत ही अच्छी थी। वो हमेशा गरीबों और असहाय लोगों की सहायता करती थी। पार्वती को अपने काले रंग के कारण बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ता था। उसके पड़ोस के बच्चे उसका बहुत मजाक उड़ाते थे। हर कोई बस अनिका की सुंदरता को ही देखा करता था और उसकी तारीफ करता था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन अनिका पार्वती से कहती है, पार्वती, क्या तुमने कंघी देखी है? मुझे तो दिखाई नहीं दे रही। मैंने सोचा क्या पता तुमने कंघी से अपने बाल संवारी हो। अनिका, तुम्हें तो पता ही है, भला मैं कंघी का क्या करूँगी? तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो ना? अनिका, आस पड़ोस के तो बच्चे मेरा मजाक उड़ाते ही हैं और अब तुम भी शुरू हो गई। पार्वती बहन, अब तेरी शक्ल देखकर हंसी आती है, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मैं अपनी हंसी रोक तो नहीं सकती। वैसे मुझे तुझे अपनी बहन कहने में भी शर्म आती है। एक तरफ मैं हूँ जो मोर की तरह सुंदर और वही तू कौवे की तरह काली है। स्कूल के बच्चे तेरे कारण मेरा मजाक उड़ाते हैं। अनिका, तुम मेरी सगी बहन होकर भी मेरा मजाक क्यों उड़ा रही हो? क्या तुमने कभी सोचा है कि मुझे अपने गंजेपन को लेकर कितना बुरा लगता होगा? वैसे भी गांव के सभी बच्चे मुझे खुशी से रहने भी नहीं देते। घर में तो रह कर के तुम मुझे चैन की सांस लेने दो। अनिका, पार्वती, कहाँ हो मेरी प्यारी बच्चियों? जल्दी से बाहर आ जाओ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। अपनी माँ की आवाज सुनकर अनिका और पार्वती दोनों अपनी माँ के पास आ जाती हैं। क्या हुआ मम्मी, आप इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रही हैं? पार्वती और अनिका, तुम सरला आंटी को तो जानती ही हो ना? मेरी बचपन की दोस्त, उनके बेटे की शादी है, इसीलिए आज शाम को हम सभी शादी में जाने वाले हैं। तुम दोनों शाम को 6 बजे तक अच्छे से तैयार रहना। मम्मी, मुझे बेइज्जती कराने का कोई भी शौक नहीं है। मैं इस कलमुही के साथ जाऊं, इस कारण लोग मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं और लोग कहते हैं, देखो देखो, काली गोरी की जोड़ी आ गई है। सुन पार्वती की बच्ची, अगर तुझे मेरी और मम्मी की इज्जत की थोड़ी भी चिंता है तो तू हमारे साथ मत जाना। तेरे कारण मेरी और मम्मी की बहुत बेइज्जती होती है। पार्वती, अगर मैं तेरी जगह होती तो मैं कब की मर जाती। अनिका, तुम ये क्या कह रही हो? पार्वती तुम्हारी बड़ी बहन है और तुम हो कि तुम्हें अपनी बड़ी बहन पार्वती के साथ चलने में बेइज्जती महसूस होती है। तुम पार्वती की कितनी बेइज्जती कर रही हो, उसके ऊपर क्या बीत रही होगी? मम्मी, आप अनिका को इतना फोर्स क्यों कर रही हो? अनिका शायद तुमसे सही ही कह रही हो। मेरे कारण तुम्हारी और माँ की बहुत बेइज्जती होती होगी, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ शादी में नहीं जाऊंगी। इतना कहकर पार्वती घर से बाहर निकल जाती है। पार्वती चलते चलते एक घने जंगल में पहुंच जाती है। उसके बाद वो जंगल में ही एक पत्थर पर बैठकर बहुत जोर जोर से रोने लगती है। बचपन से लेकर आज तक सभी लोग मुझे काली कलूटी गंजी कहकर चिढ़ाते हैं
अगर मैं काली हूँ और मेरे सर पर बाल नहीं है तो इसमें मेरी क्या गलती है? कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता, सिर्फ एक मेरी माँ ही है जो मुझसे प्यार करती है। अनिका सही ही कह रही थी, मुझे मर ही जाना चाहिए, तभी माँ और अनिका दोनों को सुकून मिलेगा। ऐसा कहकर पार्वती बहुत रो रही होती है कि तभी उसके पास एक बूढ़ी औरत आती है और वो कहती है, बेटा तुम इस घने जंगल में क्या कर रही हो और तुम इतने जोर जोर से क्यों रो रही हो बेटा? अम्मा जी, आज के जमाने में कोई भी दिल की सुंदरता नहीं देखता, सब चेहरे की सुंदरता देखते हैं। अब मुझे ही देख लो, मैं अपने काले रंग और सर पर बाल ना होने के कारण बहुत ज्यादा परेशान हूँ, क्योंकि मुझसे कोई भी दोस्ती करना पसंद नहीं करता और मेरे घर के आस पड़ोस के बच्चे मुझे टकली चुड़ैल कह के चिढ़ाते हैं। ये कहकर पार्वती बहुत दुखी हो जाती है, लेकिन तभी वो बूढ़ी औरत एक सुंदर परी के रूप में बदल जाती है। ये देखकर पार्वती हैरान रह जाती है। अरे पार्वती, तुम इतना शौक क्यों हो गई हो? मैं फूल परी हूँ और मैं मजबूर लोगों की मदद करती हूँ। बेटा, मुझसे तुम्हारा ये दुख देखा नहीं जाता। तुम दिल की कितनी अच्छी हो और लोग तुम्हारे साथ कितना बुरा व्यवहार करते हैं, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। ये लो जादुई फूलों का गाउन और पर्स। तुम जैसे ही इस फूलों के गाउन को पहनोगी तो तुम पहले से बहुत ज्यादा सुंदर हो जाओगी और तुम्हारे बाल भी वापस आ जाएंगे। और हाँ बेटा, तुम इस जादुई फूल के पर्स में से जितने चाहो उतने पैसे निकाल सकती हो। इसमें से पैसे कभी भी खत्म नहीं होंगे। परंतु बेटा, हमेशा ध्यान रखना कि ये जादुई फूलों का गाउन और पर्स कभी भी लालची लोगों के हाथ में नहीं जाना चाहिए, वरना इसका जादू उल्टा हो जाएगा। इस तरह फूल परी उसे सब कुछ अच्छे से समझाती है। पार्वती फूल परी का वो जादुई फूलों का गाउन और पर्स लेकर बहुत ज्यादा खुश होती है। फिर पार्वती वो फूलों का गाउन और पर्स लेकर अपने घर वापस आ जाती है। लेकिन पार्वती जैसे ही उस फूलों के गाउन को पहनती है तो वो पहले से बहुत ज्यादा सुंदर हो जाती है और उसके सर पर घने बाल भी आ जाते हैं। पार्वती अपने आप को इतना सुंदर देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। शाम को जब पार्वती की माँ सरोज और बहन अनिका शादी से घर वापस आती हैं, तो वो पार्वती का इतना सुंदर रूप देखकर चौंक जाती है। लेकिन सरोज अपनी बेटी की सुंदरता देखकर बहुत खुश हो जाती है और उस दिन के बाद से पार्वती फूल परी के जादुई फूलों के पर्स से अपनी माँ सरोज और बहन अनिका को बढ़िया बढ़िया नाश्ता बनाकर खिलाती है। और जब कभी किसी गरीब व्यक्ति को पैसे की जरूरत होती तो पार्वती बिना किसी संकोच के उसकी सहायता करती है, क्योंकि अब उसके पास फूल परी का जादुई फूलों का पर्स था और वो उसमें से अपने मन चाहे पैसे निकाल लेती थी। फिर उस दिन के बाद से पार्वती अपनी माँ सरोज और बहन अनिका के साथ हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगती है। एक गांव में पिंटू और अंजू दोनों अपनी माँ के साथ रहते थे। कुछ समय पहले उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। उनकी माँ को उसके पापा की कुछ पेंशन आती थी, जिससे वो अपना और अपने दोनों बच्चों का गुजारा करती थी। दोनों भाई बहन पास के सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते थे। उसके पापा के जाने की वजह से उनकी माँ की तबीयत हमेशा खराब ही रहती थी। एक दिन उसकी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तभी उनके छोटे देवर कुमार और उनकी पत्नी शर्मिला उनसे मिलने आते हैं। देवर जी, अब मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। पता नहीं अब मैं कितने दिन और जीऊंगी। मेरे मरने के बाद तुम मेरे दोनों बच्चों को अपने साथ रखना, नहीं तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। भाभी, आप ऐसा न बोले, आपको कुछ भी नहीं होगा भाभी माँ। देवर जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ,
मेरे दोनों बच्चों को अपने साथ रख लेना। अरे भाभी, आप चिंता क्यों करती हैं? मैं इन दोनों बच्चों को अपने साथ ही रखूंगा और इनका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। अरे वाह, खुद ही सारे फैसले ले रहे हो। अरे हमने क्या अपने घर में अनाथ आश्रम खोल रखा है जो इन दोनों को उठाकर अपने घर ले चले? शर्मिला, कुछ तो शर्म करो। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। यहाँ मेरी भाभी की तबीयत खराब है और तुम उनके सामने इतनी घटिया बातें बोल रही हो। अरे अच्छा ही है जेठानी जी मर जाएं और इन दोनों मनहूसों को भी अपने साथ ले जाएं। खुद तो मर जाएंगी और इन दोनों को हमारी छाती पर छोड़ जाएंगी। शर्मिला की ये बातें सुनकर उसकी भाभी बेचारी रोने लग जाती है। अपनी भाभी को रोता हुआ देख कुमार को गुस्सा आता है और वो शर्मिला को एक जोरदार थप्पड़ मारता है। मनहूस ये बच्चे नहीं, मनहूस तुम हो। यदि तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम रह सकती हो, नहीं तो अपना बैग उठाकर घर से बाहर निकल जाओ। तुम्हारी सारी इच्छाएं, सभी ऐश और आराम मैं पूरा करता हूँ, इसीलिए तुम ज्यादा सिर चढ़ गई हो। भाभी, आप इस चुड़ैल की बातों पर ध्यान न दें। इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ भाभी, और आप चिंता ना करें। मैं इन दोनों बच्चों का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा। कुमार की ये बात सुनकर उसकी भाभी खुश हो जाती है और उसी समय दम तोड़ देती है। अपनी भाभी का अंतिम संस्कार करने के बाद कुमार उन दोनों बच्चों को अपने साथ अपने घर ले जाता है। कुमार की अपनी भी एक बेटी थी जिसका नाम रागिनी था। रागिनी अपनी माँ की तरह ही जिद्दी और बिगड़ैल थी। सुनो, आज से ये दोनों बच्चे यहीं रहेंगे। इन दोनों को यहाँ रहने से यदि किसी को प्रॉब्लम है तो वो घर छोड़कर जा सकता है। ये दोनों भाई बहन अब से मेरे ही बच्चे हैं। कुमार उन दोनों बच्चों का अपनी बेटी के स्कूल में नाम लिखवा देता है। फिर तीनों बच्चे एक साथ स्कूल जाने लगते हैं। इसी तरह से खुशी खुशी दिन बीत रहे थे। फिर एक दिन, शर्मिला, मेरा 2 महीने का विदेश में सेमिनार है, मैं वहाँ जा रहा हूँ। मेरे पीछे से इन दोनों बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखना। अगर मुझे कोई भी शिकायत मिली तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा। कुमार की ये बात सुनकर शर्मिला और उसकी बेटी बहुत खुश हो जाती हैं। आप आराम से जाओ जी, आपको किसी भी बात की कोई शिकायत नहीं मिलेगी। मैं इन दोनों बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। कुमार घर से बाहर चला जाता है। उसके जाते ही रागिनी और उसकी माँ दोनों बच्चों को मारने लगती हैं। क्यों रे मनहूस, तुम दोनों की वजह से मेरे पति ने मुझ पर हाथ उठाया था, मुझे भला बुरा कहा था। मैं अब तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम दोनों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आज से घर का सारा काम तुम दोनों अकेले करोगे और आज से तुम्हारा स्कूल जाना भी बंद, समझे? चाची, आप पिंटू से काम मत करवाइए। पिंटू अभी बहुत छोटा है। आप जो भी कहेंगी वो मैं करूँगी चाची जी। क्या ये छोटा है? मुझे तो नहीं लग रहा छोटा। इसका मुंह देख कितना बड़ा है। 1 मिनट में 4-4 रोटियां खा जाएगा ये, और काम करने में इसे छोटा बता रही है। देखो मॉम, कैसे कैसे बहाने बना रही है हमारे सामने। तुम मुझे मत सिखा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। तुम दोनों मिलकर घर का सारा काम करोगे। अगर काम नहीं किया तो फिर तुम्हारी बहुत पिटाई होगी। उसके बाद से दोनों माँ बेटी दोनों भाई बहन से घर का सारा काम करवाती हैं और रात को सिर्फ एक बार ही खाने के लिए बासी खाना देती हैं। सोने के लिए बिस्तर भी नहीं देती। दोनों भाई बहन किचन में जमीन पर सोया करते थे। शर्मिला और उसकी बेटी दोनों भाई बहन की बहुत पिटाई करती थी। फिर एक दिन, अरे ओ मनहूस, इधर आ। जी चाची जी। तुम दोनों ये मटके उठाओ और कुएं से पानी भर कर लाओ। आज घर में पानी नहीं आ रहा है। चाची जी, मैं 2 बार पानी ले आऊंगी, लेकिन पिंटू को मेरे साथ मत भेजो। पिंटू अभी बहुत छोटा है। चाची जी, इतना वजन वो नहीं उठा पाएगा। शर्मिला अंजू को एक जोरदार का थप्पड़ मारती है।
मैंने कहा ना, मुझे मत सिखाया कर कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। एक बार मैंने बोल दिया तो मतलब बोल दिया। दोनों भाई बहन जाओ और जाकर पानी लेकर आओ, और ध्यान रखना समय से घर नहीं आए तो तुम दोनों की बहुत पिटाई होगी और रात का खाना भी नहीं मिलेगा। दोनों मासूम भाई बहन मटका उठाकर पानी लेने चले जाते हैं और वहीं कुएं के पास बैठकर जोर जोर से अपनी माँ को याद करके रोने लगते हैं। माँ, आप हमें छोड़कर क्यों चली गई माँ? वापस आ जाओ ना माँ। चाची बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, वो हमें बहुत मारती है माँ। वापस आ जाओ ना माँ। इतना बोलकर अंजू जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहाँ पर उसकी मरी हुई माँ की आत्मा प्रकट हो जाती है। अरे मेरे बच्चों, रो नहीं, ये देखो मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। अपनी माँ को देखकर दोनों भाई बहन बहुत खुश हो जाते हैं। माँ, आप वापस आ गई माँ। माँ, हमें चाची जी के साथ नहीं रहना। चाची बहुत बुरी है, वो हमें बहुत मारती है और हमसे पूरे घर का काम भी करवाती है और पिंटू से भी सारे काम करवाती है। माँ, मुझे सब पता है बेटा कि तुम्हारे ऊपर वो दोनों माँ बेटी कितना अत्याचार करती हैं। लेकिन अब तुम चिंता मत करो बेटा, अब तुम्हारे सारे दुख खत्म हो जाएंगे और उन्हें उनके किए की सजा भी जरूर मिलेगी। इतना बोलकर उनकी माँ अपने जादू से वहाँ पर 2 जादुई सोने और चांदी के पर्स प्रकट करती हैं। बेटा, ये 2 जादुई सोने और चांदी के पर्स हैं। ये तुम्हें हर मुसीबत से बचाएंगे और तुम्हारी सारी मनोकामनाएं भी पूरी करेंगे। अच्छा बेटा, अब मेरे जाने का समय हो गया, अब मैं चलती हूँ। इतना बोलकर उनकी माँ वहाँ से गायब हो जाती है और दोनों भाई बहन पर्स उठाकर वहाँ से अपने घर चले जाते हैं और उन्हें ले जाकर किचन में रख देते हैं। फिर एक दिन, सुनो तुम दोनों, मैं और मेरी बेटी आज पार्टी में जा रहे हैं। तुम दोनों को मैं एक कमरे में बंद करने जा रही हूँ। यदि पीछे से तुम दोनों ने चोरी कर ली तो और मेरे घर से भाग गए तो, इसीलिए मैं तुम दोनों को एक कमरे के अंदर बंद कर रही हूँ। नहीं चाची, आप ऐसा मत करो, मुझे बंद कमरे में बहुत डर लगता है चाची। चाची जी, हम कुछ भी नहीं चुराएंगे, हम इस घर के सिवा कहाँ जा सकते हैं चाची जी? हमारा कोई अपना नहीं है आपके सिवा। आप हमें बंद ना करें, हम पूरे घर का ख्याल रखेंगे। तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो। यदि मेरे सामने ज्यादा बोली तो तुम्हारी जुबान खींच लूंगी। शर्मिला उन दोनों बच्चों को कमरे में बंद करके चली जाती है। दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है दीदी। कोई बात नहीं छोटे, मैं हूँ ना तेरे साथ, तू बिल्कुल भी मत डर। मासूम पिंटू को डर की वजह से चक्कर आ जाते हैं और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। अंजू भागी भागी दरवाजे के पास जाती है। कोई है? प्लीज दरवाजा खोलो, मेरा भाई बेहोश हो गया है अंदर, प्लीज मेरी मदद करो। तभी अचानक से उड़ते हुए वहाँ पर दोनों जादुई पर्स आते हैं। जादुई पर्स अपने जादू से पिंटू को बिल्कुल ठीक कर देते हैं। तुम डरो नहीं, हम यहाँ तुम्हारी मदद के लिए आए हैं। तुम दोनों बहुत ही नेक दिल की लड़कियाँ हो। इतनी मुसीबत होने के बावजूद भी तुमने हमें खोलकर भी नहीं देखा। हम जादुई पर्स हैं। तुम हमारे अंदर से बहुत सारे सोने और चांदी के सिक्के निकाल सकती हो। अंजू और पिंटू दोनों पर्स में हाथ डालते हैं और उन्हें बहुत सारे सोने और चांदी के सिक्के मिल जाते हैं। तभी थोड़ी देर के बाद उनकी चाची घर आ जाती हैं। चाची जी, हम आपका ये घर छोड़कर जा रहे हैं, अब इस घर में हम कभी नहीं आएंगे। इतना बोलकर दोनों भाई बहन घर छोड़कर चले जाते हैं और जादुई पर्स की मदद से दोनों एक बहुत बड़ा घर बना लेते हैं और खुशी खुशी उसमें रहने लगते हैं। दोनों भाई बहन अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करते हैं। उधर उनके चाचा की नौकरी चली जाती है और अचानक से उनके घर में आग लग जाती है।
उसके बाद पूरा परिवार सड़क पर आ जाता है। एक दिन दोनों भाई बहन स्कूल से वापस आ रहे थे। तभी वो दोनों अपने चाचा को देख लेते हैं और भागे भागे उनके पास जाते हैं। चाचा जी, ये क्या हुआ? आप इस तरह से क्यों बैठे हुए हैं? फिर अंजू के चाचा उन्हें वो सारी बातें बताते हैं। चाचा जी, आप हमारे घर चलिए और हमारे साथ रहिए। दोनों भाई बहन अपने चाचा चाची और उसकी बेटी को अपने घर ले आते हैं। उसके बाद चाची और उसकी बेटी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। उसके बाद से सभी लोग मिलकर एक साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं।